अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटे हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं इलास्टिक कुलियन और इन इलास्टिक कुलियन। सबसे पहले हम समझते हैं कि कुलियन से क्या मुराद है। अगर ये दो बॉडी मूव कर रही हैं और ये एक दूसरे से टकरा जाती हैं और एक दूसरे पे ये फोर्स एक्सर्ट करती हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, तो हम इसको कुलियन का नाम देंगे। तो कुलियन हम दो तरह की लेते हैं, इलास्टिक कुलियन और इन इलास्टिक कुलियन। इलास्टिक कुलियन हम उसको कहते हैं जिसमें सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। अगर दो बॉडी मूव कर रही हैं तो इनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कुलियन, आफ्टर द कुलियन भी इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी। कुलियन की वजह से किसी एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी जब भी फाइंड करेंगे वो कांस्टेंट रहेगी। अगर एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है तो दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी ताकि टोटल कांस्टेंट रहे। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ कंजर्व्ड। सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, बेशक वो कोई भी कुलियन हो, कोई भी फिनोमिना हो, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ने हमेशा कंजर्व रहना है। टकराने से पहले जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी, टकराने के बाद भी टोटल एनर्जी वही होगी। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ कंजर्व, ये भी हमेशा कंजर्व रहता है। कुदरत में ऐसा कोई फिनोमिना नहीं है जिसमें सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व ना रहे फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ आल्सो कंजर्व्ड। जितना मोमेंटम बिफोर द कुलियन होगा उतना ही मोमेंटम आफ्टर द कुलियन भी होगा। मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि वो तकरीबन परफेक्टली इलास्टिक कुलियन करते हैं। वैसे कुदरत में ऐसा कोई कुलियन नहीं है जो परफेक्ट इलास्टिक कुलियन हो। जब भी दो बॉडी की कुलियन होती है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी का, और वो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है वो किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इन इलास्टिक कुलियन वो कुलियन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट कंजर्व्ड, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ कंजर्व्ड, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ कंजर्व्ड। जितना मोमेंटम बिफोर द कुलियन होगा उतना मोमेंटम आफ्टर द कुलियन भी होगा। जितनी टोटल एनर्जी बिफोर द कुलियन होगी उतनी टोटल एनर्जी आफ्टर द कुलियन भी होगी। लेकिन जितनी काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कुलियन है उतनी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कुलियन नहीं होगी, बल्कि वो बिफोर द कुलियन जो काइनेटिक एनर्जी थी उससे थोड़ी कम हो जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किधर गई? काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एट्सेट्रा। तो जिसमें भी दो बॉडी, जिस कुलियन में भी दो बॉडी की कुलियन के बाद कुछ और एनर्जीज प्रोड्यूस हों, साउंड, हीट या तोड़ फोड़ का काम हो जाए, तो वो कुलियन इन इलास्टिक कुलियन होगी। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप जितनी भी कुलियंस देखते हैं वो सब तकरीबन इन इलास्टिक कुलियन है। आप यहाँ से मार्कर गिरा दो तो ये मार्कर जब फर्श पे टकराएगा तो आप देखेंगे ये टकरा के रुक जाएगा। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी किधर गई? काइनेटिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी, ठीक है। और जब ये नीचे आ रहा था तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी लॉस हो गई एंड सो ऑन। अब हमारा मेन टॉपिक है इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वन डायमेंशन मोशन से क्या मुराद है। अगर बॉडी सिर्फ एक्स की तरफ मूव कर रही है या सिर्फ वाई की तरफ मूव कर रही है या सिर्फ जी की तरफ मूव कर रही है तो ऐसी मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। लेकिन अगर एक बॉडी एक्स और वाई दोनों की तरफ मूव कर रही है तो ऐसी मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। लेकिन अगर एक बॉडी एक्स, वाई, जी तीनों की तरफ मूव कर रही है तो ऐसी मोशन को हम थ्री डायमेंशनल मोशन का नाम देंगे। ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, यहाँ पर आप देखो ये दो बॉडी मूव कर रही हैं इस लाइन में और टकराने के बाद भी ये उसी लाइन में मूव कर रही हैं, तो ये एक वन डायमेंशनल मोशन है। फ़र्ज़ करो ये एक्स एक्सेस है तो बिफोर द कुलियन मोशन अलोंग एक्स एक्सेस है और आफ्टर द कुलियन भी मोशन अलोंग एक्स एक्सेस ही होगी। हमने यहाँ पर टू नॉन रोटेटिंग बाल्स कंसीडर किए हैं। नॉन रोटेटिंग कंसीडर करने का फ़ायदा हमें क्या होगा कि हमारी जो सिचुएशन है वो ज़रा सिंपल हो जाएगी। आपको पता है कि जब कोई बॉडी घूम भी रही हो और आगे भी जा रही हो तो इसमें दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है, एक रोटेशन की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से बचने के लिए हमने इनको नॉन रोटेटिंग बाल्स कंसीडर किया। अब हमें सिर्फ इनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करना पड़ेगी।
अब जितना मोमेंटम बिफोर द कोलिजन होगा सिस्टम का, पहली बॉडी का मोमेंटम, दूसरी का मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, और उतना ही मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन भी होगा। अगर किसी एक बॉडी का मोमेंटम बड़ा है तो दूसरी का उतना कम हो जाएगा, और जब टोटल फाइंड करेंगे तो वो वही होगा जो बिफोर द कोलिजन है। और अगर आपको आफ्टर द कोलिजन मालूम है तो आप बिफोर द कोलिजन फाइंड कर सकते हैं, और बिफोर द कोलिजन मालूम है तो आप आफ्टर द कोलिजन फाइंड कर सकते हैं। जितनी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बिफोर द कोलिजन है, पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, बिफोर द कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी, पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें ये रिजल्ट मिलता है, v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 प्लस v2 डैश। पहली बॉडी की दोनों वेलोसिटीज़ का सम बिफोर एंड आफ्टर इक्वल है दूसरी बॉडी की दोनों वेलोसिटीज़ के सम के। लेकिन ये फार्मूला हम हर केस में नहीं लगा सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हम इन इलास्टिक कोलिजन में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में ही लगा सकते हैं। और ये फार्मूला भी सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको ये क्वेश्चन में बताया जाए कि ये इलास्टिक कोलिजन है तब आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको ये ना बताया जाए कि इलास्टिक कोलिजन है तब आप इस फार्मूले की मदद से कोई अननोन वेलोसिटी या मास जो भी होगा फाइंड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से देखो चार चीज़ें, पहली बॉडी की वेलोसिटी, दूसरी पहली बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। तो आपको कोई तीन वेलोसिटीज़ अगर वो बता दे तो आप इस फार्मूले से चौथी वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मैं v2 को इधर ले आऊँ और v1 डैश को इधर ले आऊँ तो ये वाला रिलेशन बन जाएगा। ये क्या चीज़ है? ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड बॉल बिफोर द कोलिजन। अगर हम दूसरी बॉल को एट रेस्ट कंसीडर करें तो इसको क्या लगेगा कि ये बॉडी किस वेलोसिटी से उसकी तरफ आ रही है। ठीक है, पहली बॉडी की वेलोसिटी दूसरी बॉडी के लिहाज से क्या है, तो वो बनेगी v1 माइनस v2। v1 डैश माइनस v2 डैश क्या है? पहली बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड बॉल आफ्टर द कोलिजन। तो आपने देखा ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन नेगेटिव साइन बता रही है कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉल मैग्नीट्यूड में इक्वल है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड बॉल आफ्टर द कोलिजन, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। टकराने से पहले बॉडी जिस वेलोसिटी से दूसरी के करीब आ रही थी, टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से दूर होती जाएगी। यानी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी बॉडी की टकराने से पहले वही रिलेटिव वेलोसिटी होगी टकराने के बाद, या जिस वेलोसिटी से वो टकराने से पहले करीब आ रही थी उसी वेलोसिटी से वो टकराने के बाद दूर होती चली जाएगी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर हमने सेकंड आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल की वेलोसिटीज़ फाइंड करनी है तो उनके ये दो रिलेशंस होंगे। तो ये अगर आपको v1 मालूम है, v2 मालूम है और दोनों बॉडीज़ के मास मालूम है तो आप फाइंड कर सकते हैं कि पहली बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन क्या होगी इस रिलेशन से, और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन क्या होगी इस रिलेशन की मदद से। आप देख रहे हो ये फार्मूला बहुत लंबा चौड़ा है और अक्सर वो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता, वो इसको एक स्पेशल केस ज़्यादातर पूछता है। वो दूसरी बॉल को एट रेस्ट कंसीडर कर लेता है। अगर सेकंड बॉल एट रेस्ट है तो v2 बिकम 0, तो ये वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा और ये वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों फैक्टर 0 हैं तो फिर आपके पास v1 डैश और v2 डैश के फार्मूला सिंपल हो जाएंगे। अगर आपको v1 मालूम है और दोनों बॉडी का मास मालूम है तो आप बता सकते हैं पहली बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन क्या होगी और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन क्या होगी। आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब बेटे हम बात करते हैं 4 केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन के। पहला केस है कि अगर दोनों बॉल मूव कर रही हों और दोनों बॉल का मास इक्वल हो, ये अगर 1 kg की बॉल है, ये भी 1 kg की बॉल है, दोनों मूव कर रही हैं और दोनों की कोलिजन होती है, तो टकराने के बाद क्या होगा? पहली बॉल की टकराने के बाद वेलोसिटी बन गई v2 जो इसकी वेलोसिटी थी, और दूसरी बॉल की टकराने के बाद वेलोसिटी बन गई v1 जो इसकी वेलोसिटी थी। यानी वेलोसिटीज़ आपस में इंटरचेंज हो गई। लेकिन ऐसा कब होगा? जब दोनों बॉडी का मास इक्वल होगा।
अगर दो बॉडी मूव कर रही हैं एक ही लाइन में और दोनों का मास बराबर है, तो अगर वो इलास्टिक कोलिजन करती हैं तो टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज़ आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करो ये बाल मूव कर रही थी विद वेलोसिटी 5 और ये एक और बाल है ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी 3, तो टकराने के बाद ये पहली बाल है ये दूसरी है, तो टकराने के बाद पहली बाल की वेलोसिटी 3 बन जाएगी और दूसरी बाल की वेलोसिटी 5 बन जाएगी। यानी जो इसकी वेलोसिटी है वो टकराने के बाद इसको मिल जाएगी और जो इसकी वेलोसिटी है वो टकराने के बाद इसको मिल जाएगी, यानी वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाएंगी। सेकंड केस है अगर दोनों बॉडी का मास इक्वल हो लेकिन जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट में हो। अब ये वही पहले वाला केस ही है, अब भी वेलोसिटीज़ क्या होंगी इंटरचेंज। जो इसकी वेलोसिटी है वो टकराने के बाद इसको मिल जाएगी, v1 डैश 0 हो जाएगा, और जो इसकी वेलोसिटी है वो टकराने के बाद इसको मिल जाएगी, v2 डैश v1 के बराबर होगा। जैसे फ़र्ज़ करो ये सेकंड बाल रेस्ट में है, और उसकी वेलोसिटी 0 है, तो टकराने के बाद पहली बाल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी और सेकंड बाल की वेलोसिटी 5 हो जाएगी। अब भी क्या हुआ, वेलोसिटीज़ आर इंटरचेंज्ड। तो आपने देखा वेलोसिटीज़ कब आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, जब भी दोनों बॉडी का मास इक्वल होगा तो वेलोसिटीज़ आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। जो पहली बॉडी की वेलोसिटी होगी वो दूसरी को मिल जाएगी और जो दूसरी बॉडी की वेलोसिटी होगी वो पहली बॉडी को मिल जाएगी। अब हम ये एक और केस कंसीडर करते हैं। इसमें आप देखो ये एक छोटी सी बाल है और ये बहुत बड़ी बाल को जाके हिट कर रही है। फ़र्ज़ करो इसका मास m1 है और ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v1 और दूसरी बॉडी का मास m2 है और वो रेस्ट में पड़ी है। m1 वेरी लेस देन m2 है। अब यहाँ पर अगर हम इग्नोर करना चाहें तो हम m1 को इग्नोर करेंगे। तो अगर हम पहले वाले फार्मूलाज में m1 को इग्नोर करें तो v1 डैश तकरीबन माइनस v1 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाली बॉडी टकरा के तकरीबन, एग्जैक्ट तो नहीं, तकरीबन उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगी। वेलोसिटी में थोड़ी सी कमी आनी है लेकिन तकरीबन हम कह सकते हैं उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगी। अगर फ़र्ज़ करो ये टकराती है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो ये टकरा के जब वापस आएगी तब भी इसकी वेलोसिटी तकरीबन 20 ही होगी, लेकिन माइनस बताएगी कि इसने वापस आ जाना है उसी वेलोसिटी से। और जो सेकंड बाल है उसकी वेलोसिटी अभी भी क्या रहेगी, 0। तकरीबन थोड़ी सी बढ़ सकती है लेकिन तकरीबन हम कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो आपने देखा कि जो बड़ी बाल है उसकी वेलोसिटी में तकरीबन कोई चेंज नहीं आया और जो छोटी बाल है वो उसी वेलोसिटी से वापस आ गई। ऐसा कब होगा, जब एक छोटी बाल एक बड़ी बाल को हिट करेगी। फ़र्ज़ करो एक 100 ग्राम की बाल है वो 8 kg वाली बाल को जाके हिट करती है, तो ये जब ये थोड़ा सा मैस है वो बहुत ज़्यादा मैस है, तो जब ये उसको हिट करेगा तो ये उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा और वो जो रेस्ट में पड़ा था बड़ा बाल वो रेस्ट में ही रहेगा तकरीबन। चौथा केस है हमारे पास कि अगर बड़ी बाल मूव कर रही हो और वो हिट करे एक छोटी बाल को जो कि रेस्ट में पड़ी है। अब क्या होगा, बड़ी बाल की वेलोसिटी टकराने के बाद तकरीबन वही रहेगी जो टकराने से पहले थी। फ़र्ज़ करो ये बड़ी बाल मूव कर रही थी विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और ये एक छोटी बाल को हिट करती है, तो हिट करने के बाद जो बड़ी बाल होगी वो अभी भी मूव करेगी विद वेलोसिटी तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड। हालांकि थोड़ी सी इससे कमी होनी है क्योंकि इसकी कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफ़र होनी है, तो तकरीबन हम कह रहे हैं कि 10 से। और ये जो स्मॉल बाल है ये मूव करेगी, सेकंड बाल की वेलोसिटी पहली बाल से डबल हो जाएगी। तो पहली बाल की वेलोसिटी 10 है तो सेकंड बाल मूव करेगी तकरीबन 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो आपने देखा कि जब भी बड़ी बाल और छोटी बाल में कोलिजन होती है तो बड़ी बाल की वेलोसिटी में तकरीबन कोई चेंज नहीं आता। अगर वो 0 है तो 0 ही रहती है और अगर वो v1 है तो वो v1 ही रहती है। तो बड़ी बाल की वेलोसिटी में तकरीबन कोई चेंज नहीं आता। अगर छोटी बाल हिट करेगी तो वो टकरा के उसी वेलोसिटी से वापस जाएगी और वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, और अगर बड़ी बाल छोटी को हिट करे तो छोटी बाल इसकी डबल वेलोसिटी से आगे जाएगी। अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से।
प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन हम करते हैं, टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, ये टू डायमेंशनल मोशन है। फ़र्ज़ करो हम किसी पत्थर को ऐसे फेंक देते हैं तो ये पत्थर इस तरह से जाता है। अब ये x की तरफ भी मूव कर रहा है और साथ y की तरफ भी मूव कर रहा है। अब इसकी एक मोशन x की तरफ है और एक मोशन y की तरफ भी है, तो इसलिए इसको हम टू डायमेंशनल मोशन का नाम देंगे। आप कोई मिसाइल लॉन्च करते हैं तो मिसाइल भी ऐसे करके जाएगा, तो ये भी टू डायमेंशनल मोशन है। ये y की तरफ भी मूव कर रहा है और साथ में x की तरफ भी मूव कर रहा है। ये आगे को जा रहा है ड्यू टू इनर्शिया, और ये इसकी जो डायरेक्शन बेंड हो रही है ये हो रही है ड्यू टू ग्रेविटी। तो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पूरी मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से है और वो कांस्टेंट है। जो एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे है वही एक्सेलरेशन इधर होगा, वही एक्सेलरेशन इधर, वही एक्सेलरेशन मैक्सिमम हाइट पे भी होगा और वही एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे, और जब वो हिट करेगा उस पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर होगी। इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, जैसे एक मिसाइल लॉन्च करें तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। एरोप्लेन, अगर जो फाइटर प्लेन है वो जाता जाता मिसाइल छोड़ दे तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। आप कोई पत्थर फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। आप फुटबॉल को हिट करते हैं तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन। एक बैट्समैन गेंद का बैट से हिट करता है और छक्का लगा देता है, तो फ़र्ज़ करो वो ऐसे करके जा रहा है, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सो ऑन। और इस तरह बेशुमार एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। पूरी मोशन के दौरान एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। प्रोजेक्टाइल मोशन के हम दो केस डिस्कस करते होते हैं। पहला केस है बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर हम बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करें तब क्या होगा। अब आप देखो, ये बॉडी को मैंने हॉरिजॉन्टल थ्रो की है, इस वक्त इसके पास x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मौजूद है और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है। अब ये आगे जा रहा है ड्यू टू इनर्शिया और ये नीचे जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका ये पाथ बनेगा और इस तरह के पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं और ये ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक शेप की है। तो अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है तो आंसर पैराबोला। अब यहां पर आप देखो दो मोशन हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरी वर्टिकल मोशन। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करते हैं। अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो x की तरफ कोई भी फोर्स अमल नहीं कर रही, इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है और वो ग्रेविटी की है और वो डाउनवर्ड है, यानी अलोंग द y एक्सिस। x की तरफ इस पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, लेकिन शर्त है कि अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर रखेंगे। अगर x की तरफ लगने वाली फोर्स 0 है तो फिर x की तरफ पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा और x वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। जो x की वेलोसिटी इस पॉइंट पे है वही वेलोसिटी इस पॉइंट पे भी होगी, वही इस पॉइंट पे भी होगी और वही इस पॉइंट पे भी होगी। पूरी मोशन में x वाली वेलोसिटी ना बढ़ेगी ना कम होगी। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करें तो क्योंकि इसका एक्सेलरेशन x की तरफ 0 है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी वही होगी जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। और अगर हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करें, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो x की तरफ जो डिस्टेंस होगा वो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई दो चीज़ें गिवन है तो आप तीसरी को फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। ये कितनी दूर जाके गिरेगा ये डिपेंड करता है उसको टाइम कितना लगा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में और उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो इस तरह आप ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब हम इसकी वर्टिकल मोशन को डिस्कस करते हैं। वर्टिकल मोशन मतलब मोशन अलोंग y एक्सिस। तो y की तरफ फोर्स एक्ट कर रही है ग्रेविटी की, तो y की तरफ जो फोर्स है वो mg के इक्वल है, तो y की तरफ एक्सेलरेशन पैदा होगा g के इक्वल। अब यहाँ पर हमने g पॉजिटिव लिया क्योंकि जब y वाली मोशन स्टार्ट होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी। अब अगर शुरू में वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी तो g भी डाउनवर्ड है, तो g की साइन पॉजिटिव लेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। हर वो क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की तरफ होगी वो पॉजिटिव लिखेंगे और जो इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा वो नेगेटिव लिखेंगे। तो इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर है। और जब हमने थ्रो किया था हमने तो इसको हॉरिजॉन्टल थ्रो किया था, इस पॉइंट पे इसकी y वाली वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 0। अगर हम इस पे फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें तो वी एफ वाई एक्सेलरेशन इक्वल है जी टी
और इनिशियल वेलोसिटी 0, तो VFY इज इक्वल टू GT। आप देखो जो फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सेस इट डिपेंड्स अपॉन टाइम। जब टाइम 0 था तो ये y वाली वेलोसिटी 0 थी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है y वाली वेलोसिटी बढ़ रही है, हर सेकंड में 10 बढ़ रही है। अगर शुरू में y वाली वेलोसिटी 0 है तो 1 सेकंड के बाद ये वेलोसिटी 10 हो जाएगी, 2 के बाद 20 हो जाएगी, 3 के बाद 30 हो जाएगी एंड सो ऑन। तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी y वाली वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें तो सेकंड इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट करने से आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला बनेगा हाफ GT²। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम तकरीबन 5T² भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि बॉडी कितनी हाइट से नीचे आई है तो आप इस फार्मूले से उसका टाइम मालूम कर सकते हैं, और अगर आपको ये पता है कि बॉडी को नीचे आने में कितना टाइम लगा है तो आप इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं, या डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की। फाइनल वेलोसिटी इक्वल है फाइनल वेलोसिटी के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो आप देखो जो x वाली वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, वो ना बढ़ रही है और ना ही कम हो रही है। इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है y कंपोनेंट पे। जहाँ y कंपोनेंट 0 है वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, 0 नहीं होगी, क्योंकि ये वेलोसिटी अब उसके x कंपोनेंट के बराबर होगी। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है y वाली वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर y वाली वेलोसिटी बढ़ रही है तो फिर फाइनल वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो इस पॉइंट पे y वाली वेलोसिटी 0 है और x वाली वेलोसिटी Vx है, तो जो टोटल वेलोसिटी है वो मिनिमम है। अगर वेलोसिटी मिनिमम है तो मोमेंटम भी मिनिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी। तो आपने देखा कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी मिनिमम होती है लेकिन 0 नहीं होती। मोमेंटम मिनिमम है लेकिन 0 नहीं है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है लेकिन 0 नहीं है। जब ये हिट करने लगेगा उस वक्त y वाली वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और अगर y कंपोनेंट मैक्सिमम है तो टोटल वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है तो यहाँ मोमेंटम भी मैक्सिमम होगा, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। अब हम फाइनल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। फाइनल एक्सेलरेशन होगा x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। अब इसका x कंपोनेंट कितना है 0 और y कंपोनेंट कितना है g, तो उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो y टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन थी कि पूरी मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर आपने किसी भी पॉइंट पे टोटल वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो उस पॉइंट पे टोटल वेलोसिटी की डायरेक्शन आप फाइंड करेंगे अलोंग द टेंजेंट। तो ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट अलोंग द टेंजेंट ये टोटल वेलोसिटी होगी। जी बेटे, अब हम बात करते हैं केस 2 की। बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा। फर्ज करो हमने किसी बॉडी को ऐसे फेंका है थीटा एंगल विद x एक्सिस के साथ, तो ये बॉडी इस तरह का पाथ बनाएगी। जिस पॉइंट से बॉडी को फेंका गया है उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल से फेंका है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस वेलोसिटी से फेंका है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो बॉडी ने पाथ फॉलो किया है ये ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा, और ये ट्रेजेक्ट्री कैसी है, पैराबोला। और जिस बॉडी को हमने फेंका है उस बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहेंगे। अगर ये मैं मार्कर फेंक देता हूं तो ये मार्कर प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। अब यहाँ पर आप देखो जो वेलोसिटी है ना वो x की तरफ है ना वो y की तरफ, बल्कि वो दोनों के साथ एक इंक्लाइंड है। तो अब इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और इसमें वर्टिकल कंपोनेंट भी है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा vi cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा vi sin थीटा। तो आप देखो इसमें साइन आ रहा है और इसमें कॉज आ रहा है। तो 0 अगर एंगल पे फेंकेंगे तो x कंपोनेंट मैक्सिमम हो जाएगा, y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। 90 डिग्री पे x कंपोनेंट 0 हो जाएगा, y कंपोनेंट मैक्सिमम हो जाएगा। एंगल अगर बढ़ रहा है, आप एंगल बढ़ाते जा रहे हैं तो cos की वैल्यू कम होती जा रही है, तो x कंपोनेंट कम होता जा रहा है और y कंपोनेंट ज़्यादा होता जा रहा है। 60 डिग्री पे ये हाफ हो जाएगा, 45 पे 1/√2 हो जाएगा, 60 डिग्री पे √3/2 हो जाएगा, और इसी तरह 30 डिग्री पे ये हाफ हो जाएगा, 45 पे 1/√2 हो जाएगा और 60 पे √3/2 हो जाएगा। तो आपको ये साइन और कॉस की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो यहाँ से आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं।
अब इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले केस को सॉल्व किया। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की। अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो एक्स की तरफ कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इस पे जस्ट ग्रेविटी की फोर्स लग रही है और वो डाउनवर्ड है यानी अलोंग द वाई एक्सिस। तो एक्स की तरफ लगने वाली फोर्स कितनी है? 0। और अगर फोर्स 0 है तो इसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी 0, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब एक्स वाली वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। जितनी इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ पर अगर वेलोसिटी है वी आई कॉस थीटा तो ये भी वी आई कॉस थीटा होगी, ये भी वी आई कॉस थीटा, ये भी वी आई कॉस थीटा और ये भी वी आई कॉस थीटा। तो हर जगह पे एक्स वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना वो बढ़ रही है ना वो कम हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्टिकल मोशन की। वाई की तरफ फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी की। अब क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड है लेकिन वाई की तरफ इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, तो ग्रेविटी की फोर्स इसके ऑपोजिट है, तो हर वो वेक्टर जो इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट है उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो एफ वाई इज इक्वल टू माइनस एम जी बन गया। अब एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है तो वो बन गया माइनस जी। शुरू में y की तरफ वेलोसिटी क्या थी? वी आई साइन थीटा। तो फर्स्ट इक्वेशन की मदद से हम y की फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। वी एफ वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी, तो a की जगह माइनस जी आ जाएगा तो ये माइनस जी टी। तो ये किसी भी टाइम के बाद y की तरफ फाइनल वेलोसिटी होगी। अभी हम इसको ज़रा ग्राफिकली देखते हैं। जब हमने फेंका था तो y वाली वेलोसिटी मैक्सिमम थी और जैसे ये ऊपर जा रहा है y वाली वेलोसिटी कम हो रही है, हर सेकंड में 10 तकरीबन कम होती जा रही है। अभी फर्ज करो 20 है तो 30 है तो थोड़ी देर के बाद 20 हो जाएगी, थोड़ी देर 1 सेकंड के बाद 20 हो जाएगी, फिर 1 सेकंड के बाद 10 हो जाएगी, फिर ये 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा, लेकिन टोटल वेलोसिटी 0 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ y कंपोनेंट 0 हुआ है, x कंपोनेंट तो यहाँ मौजूद है। तो यहाँ जो टोटल वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट पे वो उसके x कंपोनेंट के बराबर है। ये बात याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी किसके इक्वल है? वी आई कॉस थीटा, वही जो x वाली वेलोसिटी है हर पॉइंट पे। तो अगर यहाँ वेलोसिटी मिनिमम है तो यहाँ मोमेंटम भी मिनिमम होगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी। यहाँ y वाली वेलोसिटी मैक्सिमम है तो यहाँ पे टोटल वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, तो उसकी वजह से फिर मोमेंटम भी मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, और जब ये हिट करेगा तब भी y वाली वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो जिसकी वजह से वेलोसिटी मैक्सिमम तो मोमेंटम भी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगा। और एट मैक्सिमम हाइट, ये रिलेशन आप याद रखिए, मैक्सिमम हाइट पे टोटल वेलोसिटी 0 नहीं है, जस्ट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वही है जो शुरू में था और वो हर जगह पे सेम है। तो यहाँ पर टोटल वेलोसिटी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के इक्वल है। अगर आप टोटल वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो आप करेंगे किसी भी पॉइंट पे टोटल वेलोसिटी क्या है तो आप उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे। x कंपोनेंट तो हमेशा एक ही रहेगा, y कंपोनेंट चेंज होगा विद टाइम। तो y कंपोनेंट को फाइंड करके आप यहाँ पुट करेंगे तो आप उससे फाइनल वेलोसिटी को किसी भी टाइम पे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने पता करना है कि फाइनल वेलोसिटी किसी भी टाइम पे x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है तो इसका फार्मूला लगाओगे tan इनवर्स, ऊपर उसका y कंपोनेंट, नीचे उसका x कंपोनेंट लिख दोगे। तो इस तरह आप किसी भी इंस्टेंट पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है वो आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं किसी भी जगह पे। तो टोटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट x कंपोनेंट क्योंकि हर जगह 0 है और y कंपोनेंट माइनस जी के बराबर है, तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव जी स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होकर ये जी आ जाएगा। तो आपने देखा इस मोशन में भी पूरी मोशन के दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो जी के इक्वल है, इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड है। जी बेटे, अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फर्ज करो ये हमने बॉडी को थ्रो किया है तो ये उसका पाथ है, पैराबोला, ट्रेजेक्ट्री उसकी। किसी भी पॉइंट पे आपने बताना हो कि वेलोसिटी किस तरफ है तो इट इज़ अलोंग द टेंजेंट। इस पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग इस तरफ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग इस तरफ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग इस तरफ। और एक्सेलरेशन आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पूरी मोशन के दौरान कांस्टेंट रहेगा और उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी। तो अब आप देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान जो एंगल है वो मैक्सिमम है।
इस पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल है वो मिनिमम है। तो अगर आपसे पूछा जाए किस पॉइंट पे एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे मैक्सिमम है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे। अगर आपसे पूछा जाता है एट व्हाट पॉइंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वो होगा मैक्सिमम हाइट पे। एट विच पॉइंट द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज मिनिमम, तो पॉइंट वेयर इट हिट द ग्राउंड द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज मिनिमम। अब हम फार्मूला फाइंड करेंगे मैक्सिमम हाइट का। अगर फर्ज करो किसी भी बॉडी को वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो किया गया है, तो वो कितनी हाइट तक पहुंचेगी, उसका ये फार्मूला है। और आप देखो ये हाइट तीन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, इनिशियल वेलोसिटी पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे और वैल्यू ऑफ जी पे। तो ज़मीन के ऊपर तो हम जी की वैल्यू तकरीबन कांस्टेंट ही ले लेंगे, लेकिन अगर वो कोई प्लैनेट चेंज कर देता है या वो पोजीशन चेंज कर देता है तो वहाँ पे जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब अगर वो मून की बात कर दे तो मून पे जो जी की वैल्यू है वो अर्थ से तकरीबन 6 गुना कम है। तो अगर जी की वैल्यू मून पे 6 गुना कम है तो हाइट की वैल्यू 6 गुना ज़्यादा हो जाएगी। अगर कोई बॉडी ज़मीन के ऊपर 10 मीटर हाइट तक जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वही बॉडी अगर मून पे फेंकी जाए तो वो 6 गुना ज़्यादा हाइट 60 मीटर की हाइट तक जा सकती है। तो यहाँ पर आप देखो जो हाइट है वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर एक रिलेशन मिल गया, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बेसिक लेक्चर में सिखाया कि कैसे आपने फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर ये वेलोसिटी डबल हो जाए तो ये भी डबल हो जाएगी, ये 4 टाइम हो जाएगी, ये हाफ हो जाए तो ये 1/4 हो जाएगी, ये 1/3 हो जाए तो ये 1/9 हो जाएगी, एंड सो ऑन। और अगर आप हाइट और इनिशियल वेलोसिटी में ग्राफ बनाते हैं तो वो पैराबोला बनेगा। इसी तरह हाइट साइन स्क्वायर थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे थीटा बढ़ता जाएगा तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी तो हाइट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जितना एंगल 90 के क्लोज होगा उतनी हाइट ज़्यादा होगी। मतलब अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि 4 बॉडीज़ हैं, उनको डिफरेंट एंगल पे फेंका है 20, 40, 60, 80, तो कौन सी बॉडी सबसे ज़्यादा हाइट पे जाएगी? जिसका एंगल 90 के ज़्यादा क्लोज होगा उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी। अगर आप एग्जैक्ट 90 पे फेंकते हैं तो हाइट सबसे ज़्यादा होगी, और उसकी वैल्यू क्या बनेगी? जो सबसे ज़्यादा हाइट होगी वो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं VI²/2G। जो हाईएस्ट वैल्यू है हाइट की VI²/2G। तो आपने देखा यहाँ पर एंगल कम है तो इसकी हाइट कम है, एंगल बढ़ा इसकी हाइट भी बढ़ गई, एंगल और बढ़ा हाइट और बढ़ गई। तो जितना एंगल 90 के करीब होता जाएगा हाइट उतनी बढ़ती जाएगी। जब एंगल 90 हो जाएगा तो हाइट इस फैक्टर के बराबर होगी। कोई भी एक चीज़ वो मिसिंग कर सकता है, आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइट बता देता है तो आप इनिशियल वेलोसिटी बता सकते हैं, और अगर इनिशियल वेलोसिटी बता देता है तो आप उसकी हाईएस्ट हाइट बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो पहले तो पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके जहां ये बॉडी हिट कर रही है, इसको वहां तक पहुंचने में जो टाइम लगना है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके हिट करने तक जो टाइम है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, लेकिन एट सेम लेवल कंसीडर करना है। जिस लेवल से प्रोजेक्ट की है उसी लेवल पे अगर हिट करे तो इसको जो टाइम लगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में ये फार्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का। आप देखो ये 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है, इनिशियल वेलोसिटी, साइन ऑफ थीटा एंड जी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन ऑफ थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वही बात इधर भी आ गई। चांद पे जी 6 गुना कम है, तो चांद पे किसी भी बॉडी को थ्रो करें तो जो टाइम लगेगा वो 6 गुना ज़्यादा लगेगा। अगर ज़मीन के ऊपर कोई बॉडी फेंकी है और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 1 मिनट है, तो अगर वही बॉडी चांद पे फेंकी जाती विद सेम इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 6 मिनट हो जाना था। तो यहाँ से हम इनकी रेशो भी बना सकते हैं, T1/T2 इज इक्वल टू V1/V2। अगर वो आपको 2 वेलोसिटीज़ बता देता है और वो कहता है उनके टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या रेशो है, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। या वो आपको 2 वेलोसिटी और एक टाइम बता देता है तो आप उससे दूसरा टाइम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से एंगल के साथ रेशो बनेगी T1/T2 इज इक्वल टू sin θ1/sin θ2। अगर वो आपको दोनों एंगल बता देता है तो आप उससे टाइम में रेशो फाइंड कर लेते हैं, और अगर आपको वो कोई 2 एंगल और एक टाइम बता दे तो आप इसकी मदद से दूसरे टाइम को फाइंड कर सकते हैं। यही तरीका हम हाइट में भी लगा सकते हैं। तो हाइट क्योंकि VI² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आपको वेलोसिटीज़ में रेशो मालूम है तो आप हाइट में रेशो निकाल सकते हो, या हाइट में रेशो मालूम है तो आप वेलोसिटी में रेशो निकाल सकते हो, या कोई 3 चीज़ें मालूम है तो आप चौथे को फाइंड कर सकते हो। इसी तरह अगर आपको वो कोई 2 एंगल बता देता है और हाइट की रेशो पूछ लेता है तो आपने पहले एंगल का साइन ले लेना है
वैल्यू पहले लेंगे, स्क्वायर बाद में लेंगे, फिर दूसरे एंगल का साइन ले लेंगे, फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे, और इस तरह साइन थीटा में रेशो निकाल के आप उनकी हाइट में रेशो फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम हाइट तक बॉडी को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ये जो हम टाइम बोल रहे हैं ये तो यहाँ से बॉडी को यहाँ तक पहुंचने का टाइम है। तो हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो वो टोटल टाइम से हाफ हो जाएगा। तो टोटल टाइम 2vi sin थीटा ओवर जी है, तो इसको हाफ करेंगे तो ये रह जाएगा vi sin थीटा ओवर जी। जितना टाइम बॉडी को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम बॉडी को इधर से इधर आने में लगेगा, लेकिन इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। एक्स की तरफ क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का सिंपल फार्मूला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा है और इसकी एक्स वाली वेलोसिटी कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास रेंज का फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है जो शुरू में एक्स की तरफ वेलोसिटी थी वो क्या है, vi cos थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं vi cos थीटा इंटू टी। तो इस फार्मूले में भी ये लिखा जा सकता है, वो कोई एक चीज़ मिसिंग करके आपको फाइंड करने के लिए कह सकता है। लेकिन अगर हम इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट कर दें तो ये वाला रिलेशन इस तरह का बन जाएगा। और आप देखो ये रेंज जो है ये भी उन्हीं 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे और वैल्यू ऑफ जी पे। और चांद पे जी 6 गुना कम है तो चांद पे रेंज 6 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने देखा चांद पे बॉडी की हाइट भी 6 गुना ज़्यादा हो जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा और रेंज भी 6 गुना ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह वो किसी और प्लेनेट की भी बात कर सकता है जहाँ पे जी की वैल्यू अर्थ से मुख्तलिफ हो। तो यहाँ पर आप देखो जो रेंज है वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो रेंज है वो साइन ऑफ 2 थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम उसी तरह की रेशो बना सकते हैं, r1 ओवर r2 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर ओवर v2 स्क्वायर। अगर आपको वेलोसिटीज मालूम है तो उनकी वैल्यूज पुट करके आप रेंज में रेशो फाइंड कर सकते हैं, या कोई 2 वेलोसिटीज और एक रेंज बता दे तो आप इसकी मदद से दूसरी रेंज फाइंड कर सकते हैं, या 2 एंगल आपको बता दे और रेंज में रेशो पूछ ले तो आप यहाँ पे करेंगे r1 ओवर r2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 1 ओवर साइन 2 थीटा 2। पहले एंगल को डबल करना है फिर उसका साइन लेना है, तो इन दोनों की जो रेशो बनेगी वही रेंज में रेशो आ जाएगी। अगर हम बात करें कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ हाइट में और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेंज में क्या रिलेशन है, तो सबसे ज़्यादा हाइट हमें कब मिलेगी, 90 डिग्री पे। तो अगर फर्ज करो मैं एक बॉडी को 90 डिग्री पे फेंकता हूँ तो ये सबसे ज़्यादा हाइट पे जाती है। तो ये फर्ज करो मैं आपको बता देता हूँ, तो मैं कहता हूँ आपको अगर आप उसी बॉडी को ठीक है फेंको तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर तक जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम रेंज कितनी ये कर सकती है, तो उसका ये रिलेशन बनेगा। ये मैक्सिमम मिलेगी 90 डिग्री पे और ये मैक्सिमम मिलेगी 45 डिग्री पे। तो आपने मैक्सिमम रेंज का फार्मूला पढ़ा, मैक्सिमम रेंज का vi स्क्वायर ओवर जी, और आप देखो ये वाला जो फार्मूला है ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट में आपके पास फार्मूला बन रहा था vi स्क्वायर ओवर 2g, तो vi स्क्वायर ओवर जी की जगह हमने r मैक्सिमम लिख दिया। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना एंगल 90 के क्लोज 45 के क्लोज होगा उतनी रेंज ज़्यादा होगी और 45 पे सबसे ज़्यादा होगी। इन दोनों में सिचुएशन थी जितना एंगल 90 के क्लोज होगा उतनी हाइट या उतना टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा और 90 पे सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन रेंज में 90 नहीं है, रेंज में जितना एंगल, अगर एंगल 45 है तो रेंज सबसे ज़्यादा है, या जितना एंगल 45 के क्लोज है उतनी रेंज ज़्यादा है। फर्ज करो मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ कि किस एंगल पे रेंज सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन 1 है 20 डिग्री, 35 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। तो आप देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 45 के क्लोज कौन है, 35 डिग्री। इसमें 10 का डिफरेंस है, बाकियों में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो जो क्लोजेस्ट एंगल 45 के है वो 35 डिग्री है, तो 35 पे रेंज सबसे ज़्यादा होगी। अब ये एक पॉइंट नोट कर लो, जिन एंगल्स को जमा करने से 90 डिग्री एंगल बन जाए उन एंगल्स पे रेंज इक्वल होती है। जैसे 60 और 30 दोनों ऐड करने से 90 बनता है, तो जो रेंज 60 डिग्री पे है वही रेंज 30 डिग्री पे भी है, लेकिन 45 डिग्री पे रेंज सबसे ज़्यादा है। तो जिन एंगल को जमा करें जैसे 70 और 20, 40 और 50, यानी जिन एंगल का सम 90 डिग्री है उन पे रेंज इक्वल है। तो जितनी रेंज 40 डिग्री पे है उतनी ही रेंज 50 डिग्री पे भी होगी। अब ये 3 इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं रेंज और हाइट के दरमियान। आप देखो इस फार्मूले में 3 चीज़ें आ रही हैं, हाइट, रेंज और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर आपको कोई 2 चीज़ें वो दे देता है तो आप तीसरे को फाइंड कर सकते हैं।
इस फार्मूले में आप देखो दो चीज़ें आ रही हैं, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर वो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बता दे तो आप उससे हाइट फाइंड कर सकते हैं, अगर वो आपको हाइट बता दे तो आप इसे टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूले में भी आप देखो तीन चीज़ें आ रही हैं, रेंज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। वो आपको कोई दो चीज़ें बता देता है तो आप इसे तीसरे वाले को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको कह दे मैक्सिमम रेंज, तो आपको पता है मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 हो गया और tan 45 1 होता है, तो फिर ये खत्म हो जाएगा। तो फिर आपको अगर रेंज पता है तो आप हाइट बता सकते हो, हाइट पता है तो रेंज बता सकते हो। इसी तरह यहाँ भी अगर वो मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं तो रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री पे है तो tan 45 1 हो जाएगा। तो आपको अगर रेंज पता है तो आप उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो आप रेंज बता सकते हैं। तो इनमें आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, आप इनके ग्राफ के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, रेशो के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी वो जो भी क्वेश्चन करेगा वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम में एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर रेंज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखो यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक तो हमें यहाँ से एंगल गिवन है और एक हमें मैक्सिमम हाइट गिवन है। तो अब हमने वो रिलेशन यूज़ करना है जिसमें रेंज, हाइट और एंगल है। रेंज, हाइट और एंगल, tan 45 कितना हो गया 1, और रेंज हमने फाइंड करनी है तो ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4h, तो रेंज इज इक्वल टू 4h। तो यहाँ पर हाइट कितनी है 100, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर 400 मीटर आ जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।